सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में अपन पशु परीक्षण एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पशुपालन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम रहेगा ऊन कतरन और ये टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये पूरा टॉपिक है वो समझाया जाएगा और नोट्स आपको इस टॉपिक के हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ये नोट्स हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिएगा अपन ये टॉपिक है वो कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा अपन ऊन कतरन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन ऊन के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा अपन पढ़ेंगे कि ऊन है वो किन किन पशुओं से अपन को प्राप्त होती है। इसके अलावा अपन बात करेंगे कि विश्व में, भारत में, हमारे राजस्थान में जो ऊन उत्पादन की क्या स्थिति है। इसके अलावा अपन बात करेंगे कि जो ऊन से निर्मित उत्पाद हैं उनका निर्यात हमारे भारत में किया जाता है, वो कौन कौन से उत्पाद हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। और टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है उसका नाम है ऊन कतरन की विधियां और ऊन संशोधन के चरण, उसमें भी अपन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ऊन के बारे में। यानी ऊन है वो एक प्रकार से अपन पढ़ते हैं कि रेशा है, लेकिन वो किस प्रकार का रेशा है और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले देखिएगा अपन पढ़ते हैं ऊन के बारे में। ऊन याद रखना यानी वुल एक प्रोटीन युक्त प्राकृतिक पशु रेशा है। यानी ऊन अपन को पशुओं से प्राप्त होती है और ये प्राकृतिक प्रोटीन युक्त क्या है, पशु रेशा है। याद रखेंगे पहला ही पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऊन क्या है, तो प्रोटीन युक्त प्राकृतिक पशु रेशा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप सभी को पता होगा और आपके दिमाग में ये रहता होगा कि ऊन तो अपन भेड़ से ही प्राप्त करते हैं, लेकिन याद रखना भेड़ के अलावा भी बहुत सारे पशु हैं जिनसे अपन को ऊन प्राप्त होती है। कौन कौन से पशु हैं तो नाम देखिएगा, भेड़ तो महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा याक का नाम आता है, ऊंट का नाम आता है, लामा और एल्पाका, ये महत्वपूर्ण पशु हैं जिनसे अपन को ऊन प्राप्त होती है। तो याद रख लेना, कहीं पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और आप गलत मत करके आ जाना। भेड़ के अलावा जो महत्वपूर्ण ये सारे पशु दिए गए हैं इनके नाम है वो आप याद करेंगे। एक तो है याक, दूसरा ऊंट, तीसरा लामा, चौथा एल्पाका। अब देखिएगा जैसे ही मुझे ऊंट और लामा का यहाँ पे नाम दिखा तो मुझे एक और फैक्ट याद आ गया जो मैंने आपको संकर प्रजनन में पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था कि ऊंट लामा बन गया कामा, यानी ऊंट और लामा का जो संकरण होता है उसका क्या नाम है, कामा। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप रिवीजन कर सकते हैं। अब देखिएगा ये जो लामा और एल्पाका है ये दोनों ही दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाले पशु हैं जिनसे ऊन प्राप्त की जाती है। ये भी बात आप लिख सकते हैं और वैसे आपके जनरल नॉलेज के लिए आप ये याद कर सकते हैं। अब देखिएगा अपन बात करें और अभी अपन ने बात की है कि ऊन क्या है, एक प्रोटीन युक्त रेशा है। तो इसमें कौन सा प्रोटीन है वो पाया जाता है, तो याद रख लेना कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। और कैरोटीन प्रोटीन के बारे में आपको एक बात तो पता ही होगी कि कैरोटीन प्रोटीन है वो गाय के दूध में पाया जाता है और इस कारण जो गाय का दूध है वो हल्का पीले रंग का होता है कैरोटीन प्रोटीन के कारण। और यहीं से दोस्तों एक और बात मुझे याद आ जाती है, कल मैं पढ़ रहा था बनारस जो हिंदू यूनिवर्सिटी है उसके जो एनिमल हस्बेंड्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो मैं देख रहा था। उसमें एक क्वेश्चन मुझे मिला कि गाय के दूध में यह जो कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, इस कैरोटीन प्रोटीन का कौन सा प्रकार गाय के दूध में सर्वाधिक पाया जाता है, तो याद रख लेना बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन है वो सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। ये भी बात आप याद कर सकते हैं। लेकिन अपन पढ़ रहे ऊन कतरन, तो इसी टॉपिक पे अपन रहेंगे, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे। तो देखिएगा ऊन में पाया जाने वाला प्रोटीन कैरोटीन प्रोटीन। इसके अलावा देखिएगा ऊन में पाया जाने वाला प्रमुख तत्व, तो उसका नाम याद रखिएगा सल्फर। यानी ऊन में सल्फर तत्व पाया जाता है, कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। और अब देखिएगा महत्वपूर्ण पॉइंट कि ऊन ऊष्मा की होती है, सुचालक या कुचालक। तो याद रखेंगे ऊन है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिएगा जो ऊन प्राप्ति है
उसमें अपन देखते हैं कि अलग अलग ऊन पढ़ते हैं। जैसे एक नाम आता है अंगोरा ऊन, और अपन एक बकरी की भी नस्ल पढ़ते हैं अंगोरा, जो कि तुर्की देश की है। यहाँ पे अपन पढ़ लेते हैं कि ऊन के बारे में और महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है। तो अंगोरा ऊन, ये याद रख लेना, क्वेश्चन आएगा कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है, खरगोश, भेड़, याक, ऊंट, तो आप कहेंगे खरगोश से प्राप्त होती है। तो याद रख लेना अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। ठीक है। इसके अलावा देखिएगा एक अपन पढ़ते हैं पश्मीना शॉल। जम्मू कश्मीर के पश्मीना शॉल काफ़ी प्रसिद्ध है, और ये किससे बनते हैं, तो पश्मीना ऊन से बनते हैं। और ये पश्मीना ऊन है वो किस पशु से प्राप्त होती है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रख लेना ये जो आपकी पश्मीना ऊन है वो बकरी से प्राप्त होती है। और बात करें कि यहाँ पे यानी जो उत्तरी हिमालय क्षेत्र है, जहाँ पे अपन बात करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में जो पश्मीना ऊन है वो प्राप्त की जाती है बकरियों की नस्लों से। तो फेमस कौन सी नस्लें हैं जिनसे ये पश्मीना ऊन है वो प्राप्त की जाती है, तो दो नस्लें आती है। एक का नाम है चेंगू, दूसरी का नाम है चांगथांगी, और दोनों ही NBAGR के द्वारा पंजीकृत नस्लें हैं। मैं बात करूं चेंगू की, तो ये तो हिमाचल प्रदेश की है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, साथ साथ में नोट्स में ये बातें नहीं है, क्योंकि नोट्स में अपन क्या पढ़ रहे हैं, ऊन कतरन। तो अपन ने ऊन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं वो ऐड की है। और ये चेंगू, चांगथांगी, ये सारी बातें मैंने आपको बकरी की नस्लों वाला जब चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताई थी। चांगथांगी याद रख लेना, ये जम्मू कश्मीर की क्या है, एक बार रुकेंगे थोड़ा सा, ये जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी बकरी की नस्ल है, जिससे अपन को पश्मीना ऊन है वो प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। अब देखिएगा अपन बात करते हैं कि ज़्यादातर अपन पढ़ते हैं कि जो ऊन है वो भेड़ों से प्राप्त की जाती है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन है वो किस भेड़ की नस्ल से विश्व में प्राप्त की जाती है, या फिर हमारे भारत में प्राप्त की जाती है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिएगा दोनों ही क्वेश्चन कि विश्व में सर्वाधिक अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन है वो मेरिनो भेड़ की नस्ल से प्राप्त की जाती है। जबकि मैं बात करूं भारत में कि सबसे अच्छी क्वालिटी की जो ऊन है, वूल है, वो किस नस्ल से प्राप्त होती है, तो भारत में चोकला से। इसी कारण इस चोकला को भारतीय मेरिनो कहा जाता है। ठीक है, विश्व में तो सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन है वो मेरिनो से, जबकि भारत में चोकला से, इस कारण इसको भारतीय मेरिनो कहा जाता है। तो दोनों बातें आप याद करेंगे। और साथ में याद रखना ये जो मेरिनो भेड़ की नस्ल है इसका मूल उत्पत्ति स्थल या मूल जो देश कौन सा है वो आप याद रखेंगे। इस मेरिनो का जो उत्पत्ति देश माना जाता है वो माना जाता है स्पेन, ये भी आप याद करेंगे। ठीक है, और विश्व में सबसे ज़्यादा जो ऊन उत्पादक नस्ल है वो भी मेरिनो है, और साथ में अच्छी क्वालिटी की विश्व में ऊन है वो किस नस्ल से प्राप्त होती है, तो मेरिनो से। ठीक है, दोनों ही फैक्ट आप याद रखेंगे। और चोकला तो आप सभी को पता है हमारे राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र की ये क्या है, भेड़ की नस्ल है, जिसको अपन छापर भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको अपन शेखावटी भी बोल देते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं। ये देखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, और ऐसे पॉइंट आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेंगे, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। ये पॉइंट है बहुत ही अच्छी रिसर्च के साथ ये सारा जो टॉपिक है वो तैयार किया गया है। एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस टॉपिक से अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा अब अपन ऊन के बारे में और पढ़ते हैं कि ऊन है उसमें आप सभी को पता होगा, और अपन पढ़ते भी हैं कि भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्यों इसके जो ऊन है उसमें बहुत सारे परजीवी हैं वो पाए जाते हैं। तो अब देखिएगा जब अपन भेड़ की ऊन है वो काटते हैं उस टाइम उस ऊन में बहुत सारे कीटाणु हैं, बहुत सारे परजीवी हैं वो उसमें रहते हैं। तो उसको अपन दूर करने के लिए यानी जो भी कीटाणु हैं उनको हटाने के लिए ऊन से, यानी ऊन को कीटाणु रहित करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल करते हैं। और याद रखना इस फॉर्मेल्डिहाइड का 2.5% घोल है वो अपन लेते हैं, और ऊन लेके उसको अपन 1 घंटे तक ऊन को इस फॉर्मेल्डिहाइड के 2.5% घोल में रख देते हैं 1 घंटे तक। और एकदम 1 घंटे के रखने के बाद ऊन है वो
बिल्कुल कीटाणु रहित हो जाती है। तो याद रख लेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड के 2.5% घोल में ऊन को 1 घंटे तक रखने पर ये कीटाणु रहित हो जाती है। ये भी बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा इंपॉर्टेंट, अब अपन बात करेंगे कि विश्व में ऊन उत्पादन, उसके अलावा भारत में और राजस्थान में ऊन उत्पादन की क्या स्थिति है, और साथ में अपन थोड़ी सी बात बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 की भी करेंगे। वैसे बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी जो रिपोर्ट है 2023 की, उस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, 3 वीडियो हैं, वो आप देख सकते हैं, जहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने डिस्कस किए। अब देखिएगा, विश्व में अपन पढ़ेंगे ऊन उत्पादक देश, यानी विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन है वो कौन सा देश करता है। ये देखिएगा अभी वर्तमान के आंकड़े हैं, वो मैंने अलग अलग साइट से देख के ये आंकड़े उठाए हैं। और देखिएगा विश्व में मैं बात करूं ऊन उत्पादक देशों की, तो टॉप 3, और साथ में अपन बात करेंगे कि भारत की, यानी हमारे भारत के विश्व में ऊन उत्पादन के मामले में क्या स्थिति है, यह भी अपन चर्चा करेंगे। तो याद रखना, विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन है वो करता है चाइना, उसके बाद में आता है ऑस्ट्रेलिया का, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे अच्छी ऊन उत्पादक नस्ल है उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन मेरिनो। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है न्यूजीलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देश है। न्यूजीलैंड की जो महत्वपूर्ण ऊन उत्पादक नस्ल है उसका नाम है कोरिडेल। ठीक है, तो याद रखना विश्व के ऊन उत्पादक देश कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पे आता है चीन, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड। अब अपन बात करते हैं कि हमारे भारत की क्या स्थिति है। तो देखिएगा अपन भारत की स्थिति भी देख लेते हैं। तो भारत का ऊन उत्पादन के मामले में विश्व में 9वां स्थान है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, कि भारत का ऊन उत्पादन के मामले में विश्व में कौन सा स्थान है, 9वां स्थान है। जबकि अपन बात करें कि भेड़ों के मामले में, तो भेड़ों के मामले में हमारा तीसरा स्थान आता है। और 20वीं पशुगणना 2019 के अकॉर्डिंग मैं बात करूं कि हमारे भारत में टोटल कितनी भेड़ें हैं, तो 74.26 मिलियन भेड़ें हैं। और भेड़ों की संख्या के मामले में हमारा विश्व में तीसरा स्थान है, जबकि ऊन उत्पादन के मामले में बात करें तो 9वां स्थान है। ठीक है, अब देखिएगा अपन ने विश्व की बात की, विश्व से अपन आए भारत में। अब भारत में देखेंगे कि कौन सा राज्य है वो ऊन उत्पादन में टॉप पे है। तो देखिएगा भारत में ऊन उत्पादन में जो हमारा प्यारा राजस्थान है वो टॉप पे है। और मैं बात करूं नवीनतम जो बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 है, उसके अनुसार राजस्थान का ऊन उत्पादन, ये याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा एग्जाम में कि भारत में जो शीर्ष ऊन उत्पादक राज्य है राजस्थान, उसका ऊन उत्पादन कितना है। तो याद रखना 47.98%, लगभग अपन बोल सकते हैं 48%। और पिछली बार कितना था, 45.91%। ये भी डाटा आप याद रख सकते हैं पिछली बार का, यानी जो पिछली बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान का ऊन उत्पादन 45.91, जबकि वर्तमान नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 47.98%। ठीक है, दोनों बातें आप याद रखेंगे। अब देखिएगा अपन बात करते हैं कि राजस्थान में कौन सा जिला है वो सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन करता है, तो नाम आता है जोधपुर का, यह भी आप याद रखेंगे। तो मैंने आपको विश्व, भारत, राजस्थान सभी की ऊन उत्पादन से संबंधित जो स्थितियाँ हैं वो आपके सामने रख दी है और आपको बता दिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादकता वाला जिला कौन सा है, जोधपुर। अब देखिएगा कि हमारे राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है, तो याद रख लेना जैसलमेरी। यानी जैसलमेरी जो भेड़ की नस्ल है उससे राजस्थान में सर्वाधिक ऊन की प्राप्ति होती है। जबकि मैं बात करूं राजस्थान में सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन है वो भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है, तो चोकला, भारत में भी चोकला। ठीक है, विश्व में बात करें तो मेरिनो, ये बात भी आप साथ में याद रखेंगे। ये जैसलमेरी है। ठीक है, यहाँ से आप थोड़ा सा नोट्स में ये कर लेना, पूरा नाम यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे आप जैसलमेरी कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिए कि जो ऊन से निर्मित उत्पाद हैं, ऊन से बहुत सारे वस्त्र बनते हैं, इसके अलावा ऊन से कालीन बनते हैं, गलीचे बनते हैं, और हमारे राजस्थान में तो नमदे बनते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ से बनते हैं और आपके एग्जाम में
जो पूछे जा सकते हैं। तो भारत से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख ऊनी उत्पाद, देखिएगा मैं बात करूं भारत में, यानी भारत से जो निर्यात किए जाने वाले ऊनी उत्पाद हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो अपन निर्यात करते हैं, दूसरे देशों को बेचते हैं, उसमें नाम आता है कालीन। यानी कालीन एक ऐसा ऊनी उत्पाद है जो भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है, यानी दूसरे देशों को बेचा जाता है। और बात करें कि अपन टोटल 100% ऊनी उत्पाद है वो निर्यात करते हैं, उसमें से 80% क्या है वो कालीन जाते हैं। तो याद रख लेना, भारत से निर्यात किया जाने वाला प्रमुख ऊनी उत्पाद कौन सा है, तो कालीन। ठीक है, कालीन की फोटो भी अभी आपको दिखाने वाला हूँ। और याद रखना कि सर्वाधिक निर्यात यानी टोटल ऊनी उत्पादों का कितना प्रतिशत, तो 80% कालीन का निर्यात किया जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे मैं आपको कालीन की फोटो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है ऊनी उत्पाद के रूप में कालीन, और कुछ इस प्रकार के ये नजर आते हैं और भारत में ये बनते हैं और भारत से अन्य देशों में निर्यात किए जाते हैं, बेचे जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसके अलावा अन्य जो उत्पाद हैं ऊनी उत्पाद, उसमें तैयार वस्त्र हैं, यानी अपन ऊनी जो वस्त्र हैं वो बना के बेचते हैं। इसके अलावा अपन जो ऊन के रेशों से जो अपन धागा बनाते हैं तो वो धागा भी अपन सीधा बेच देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन ऊनी जो कंबल है वो भी बेचते हैं। साथ में ऊन से अपन ने धागे बना लिए और धागे से जो अपन ने हैंडीक्राफ्ट के रूप में बुना हुआ कपड़ा भी अपन निर्यात करते हैं। अब देखिएगा राजस्थान में जो महत्वपूर्ण ऊनी उत्पाद आते हैं वो भी आप देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख ऊनी उत्पाद, तो उसमें आते हैं नमदे। और नमदे कहाँ के प्रसिद्ध हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि नमदे किस जिले के फेमस हैं, टोंक के। ठीक है, अभी आपको फोटो भी दिखाऊंगा। इसके अलावा ऊनी स्वेटर, इसके अलावा हमारे राजस्थान से कंबल भी बनते हैं, शॉल भी बनते हैं, दुसालिये भी बनते हैं और गलीचे भी बनते हैं। इसके अलावा जर्सी और घुग्गी। घुग्गी आप सभी को पता होगा कि जो अपन बचपन में जब बारिश हुआ करती थी तो अपन क्या करते थे कि जो हमारे घरों में जो कट्टा होता था, कट्टा का मतलब आप समझते हो ना, थैला, वो अपन क्या करते थे सिर पे लगा के, यानी घुग्गी बना के फिर बारिश में घूमते थे। तो वो घुग्गी यही है। और ये क्वेश्चन भी आता है राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में कि घुग्गी क्या है, तो बारिश से बचने के लिए राजस्थानी वस्त्र हैं। ठीक है, ये भी आप याद रख लेंगे। और यहाँ पे देखिएगा गलीचे हमारे फेमस है, यानी गलीचे भी हमारे यहाँ पे राजस्थान में काफ़ी बनते हैं। और गलीचे बनाने के लिए किस नस्ल की ऊन है वो अच्छी है, वो भी अपन बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एक बार मैं आपको नमदे और गलीचे इनकी फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये तो अपन ने बात की कालीन, ये देखिएगा ये होते हैं गलीचे, और कितने सुंदर आपको नजर आ रहे हैं। ये क्या है, गलीचे, जो कि ऊन से निर्मित उत्पाद हैं। इसके अलावा देखिएगा ये है नमदे, जो कि ऊन से निर्मित उत्पाद है और ये टोंक की हस्तशिल्प है। ठीक है, इसका नाम है नमदे और ये टोंक जिले के फेमस है। और कुछ इस प्रकार के ये डिजाइन है वो बनाए जाते हैं, यहाँ के जो टोंक के लोग हैं उनके द्वारा ये हाथ से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये नमदे भी टोंक के प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। और ये हमारे राजस्थान में प्रमुख क्या है, ऊनी उत्पाद है, जिसमें एक बार आप नाम याद रख लेंगे। नमदे हैं, घुग्गी है, जर्सी है, स्वेटर है, कंबल है, शॉल है, दुसाला है। अब देखिएगा अपन बात कर लेते हैं कि गलीचा निर्माण के लिए जो हमारे राजस्थान की जो भेड़ की नस्लें हैं उनमें से किन नस्लों की ऊन है वो अच्छी मानी जाती है। तो देखिएगा 3 महत्वपूर्ण ये नस्लें हैं। एक का नाम है चोकला, दूसरी का नाम है नाली जो कि गंगानगर हनुमानगढ़, और मगरा जो कि बीकानेर जिले की भेड़ की नस्ल है। इन तीनों नस्लों की जो ऊन है वो राजस्थान में गलीचा निर्माण हेतु अच्छी मानी जाती है। तो ये आप याद रखेंगे कि गलीचा निर्माण के लिए किस भेड़ की नस्ल की ऊन है वो राजस्थान में फेमस है, तो चोकला, नाली और मगरा। तो ये तीनों जो नस्लों के नाम है आप याद रखेंगे। अब देखिएगा अपन पढ़ते हैं ऊन कतरन की विधियाँ, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट आता है। अब देखिएगा ऊन है वो हमारे गांव में जो आसपास में रेवड़ मिल ही जाता है, तो आप देखते हैं कि ऊन है वो किससे काटी जाती है, तो कैंचियों से। जबकि अपन बात करें कि विदेशों में
या फिर अपन बात करें कि जो व्यापारिक रूप से ऊन का उत्पादन करते हैं और भेड़ को पालते हैं, तो वो तो एक प्रकार से वैज्ञानिक और मशीनों से क्या है ऊन कतरन है वो करते हैं। लेकिन अपने गांव में जो रेवड़ होते हैं वो सारे क्या करते हैं, कैंची से ही ऊन काटते हैं। तो अब देखिएगा ऊन कतरन की दो विधियाँ हैं, एक तो मशीनों द्वारा, दूसरा है कैंची द्वारा। ठीक है, और बात करें अपन मशीन में, तो मशीन में क्लिपर आता है। यानी आपने देखा होगा कि अब अपन कटिंग करवाने जाते हैं तो नाई के पास जो मशीन होती है ना, वही कहलाती है क्लिपर। ठीक है, क्लिपर की फोटो भी अभी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा अपन बात करें कैंची, तो देखिएगा जो ऊन काटते हैं तो कैंची है वो अलग प्रकार की होती है, और ये जो कैंची है इनको अपन बोलते हैं ब्लेड कैंची। ठीक है, तो देखिएगा मैं एक बार आपको फोटो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये क्लिपर है जो कि हाथ से भी चलता है और ये यांत्रिक रूप से भी चलता है, तो ये है क्लिपर। इसके अलावा बात करें ब्लेड कैंची, ये देखिएगा ये ब्लेड कैंचियाँ होती हैं जिससे क्या है हमारे गाँव में ऊन कतरन है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए ब्लेड आपको नजर आ रही है, तो ये कहलाती है ब्लेड कैंचियाँ। तो देखिएगा अपन ने पढ़ा ऊन कतरन की विधियाँ, तो ऊन कतरन की दो विधियाँ, एक तो मशीनों द्वारा, दूसरी है कैंची द्वारा। मशीनों में क्लिपर का इस्तेमाल किया जाता है और कैंची द्वारा ब्लेड कैंची का इस्तेमाल किया जाता है। और जो व्यक्ति ऊन काटता है उसको अपन बोलते हैं ऊनी अंधा। ठीक है, याद रख लेना, जो ऊन काटता है उसको अपन बोलते हैं ऊनी अंधा, तो ये भी आप याद रख लेंगे। अब देखिएगा अपन आगे पढ़ते हैं। ये तो सारी बहुत ही बेसिक सी बातें हैं जो आप एक बार समझ लेंगे आपको पता चल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने लिख भी रखा है कि ऊन कतरने वाला क्या कहलाता है, ऊनी अंधा या फिर ऊन कतरने वाला। अब देखिएगा अपन बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण कि ऊन काटना या ऊन कतरन है उसको क्या बोलते हैं। और जब अपन भेड़ की ऊन काटते हैं तो उस समय अपन अलग अलग भागों से ऊन काटते हैं, तो उसके लिए अलग अलग शब्दावली आती है। जैसे सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि ऊन काटना इसको क्या बोलते हैं, तो शियरिंग बोलते हैं। यानी ऊन कतरन को क्या बोलते हैं, शियरिंग बोलते हैं। ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आपने पढ़ लिया है तो आपके लिए ये आसान हो चुका है कि ऊन काटना या ऊन कतरन है उसको क्या बोलते हैं, शियरिंग बोलते हैं। अब देखिएगा जब अपन भेड़ की आंखों के आसपास की ऊन काटते हैं उसको अपन बोलेंगे आइंग। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है कि आंख को अपन आई बोलते हैं, और जब अपन भेड़ के आंखों के आसपास की ऊन काटेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आइंग। ठीक है, अब देखिएगा ये सबसे महत्वपूर्ण कि जब अपन भेड़ के प्रजनन अंगों के आसपास की ऊन काटते हैं, जैसे अपन बात करें भेड़ है तो भेड़ में गुदा द्वार है उसके पास, या फिर वेजाइन है उसके पास की ऊन काटते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसके जो थन है वहाँ से अपन काटते हैं। इसके अलावा जो मेंढ है उसमें अपन उसके जो वर्षण है वहाँ से अगर ऊन काटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको रिंगिंग बोलते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली है, याद रख लेना कि भेड़ के प्रजनन अंगों के आसपास की ऊन काटने को क्या बोलते हैं, रिंगिंग बोलते हैं। ठीक है, जबकि आंखों के आसपास की ऊन है उसको अपन क्या बोलते हैं, आइंग बोलते हैं, और ऊन काटने को शियरिंग बोलते हैं। अब देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण ये भी याद रखिएगा कि जब अपन हमारे रेवड़ में कोई भेड़ है वो मर जाती है तो अपन क्या करते हैं कि सोचते हैं कि ये तो भेड़ मर गई, इसकी ऊन है वो तो अपन काट लेते हैं, अपने काम आएगी। तो जब अपन मरी हुई भेड़ की ऊन काटते हैं और उस ऊन को प्राप्त करते हैं, उस ऊन को अपन क्या बोलते हैं, पुल्ड ऊन। याद रख लेना, पुल्ड ऊन बोलते हैं उसको। यानी मरी हुई भेड़ से प्राप्त ऊन को क्या बोलते हैं, पुल्ड ऊन बोलते हैं। ये भी आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण शब्दावली है। अब देखिएगा कि अपन जब ऊन काटते हैं तो अपन को ऊन है वो साल में कितनी बार काटनी चाहिए, और जो भेड़ है उसकी पहली बार ऊन है अपन को कितनी उम्र पे काटनी चाहिए, ये सारी बातें कर लेते हैं। उसके बाद में अपन देखेंगे ऊन संशोधन के चरण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लगभग टॉपिक देखिएगा लंबा होता जा रहा है और 25 मिनट की क्लास हो चुकी है। अब देखिएगा अपन बात कर लेते हैं ऊन कतरन। तो ऊन कतरन देखिएगा साल में 2 बार किया जाता है। ठीक है, और अपन देख लेते हैं कब कब किया जाता है। और सबसे पहले देखिएगा कि भेड़ की पहली बार ऊन कटाई है वो 1 वर्ष की उम्र पर की जाती है। यानी जब भेड़ है वो 1 साल की हो जाती है तो उसकी पहली बार क्या है, ऊन काटी जाती है। अब देखिएगा अपन ने पढ़ा कि 1 साल में ऊन है वो 2 बार काटी जाती है। तो कब कब काटी जाती है, याद रख लेना। एक तो सर्दियों के तुरंत बाद, यानी सर्दियों में तो अपन काटेंगे नहीं, क्योंकि अगर ऊन काट देंगे
तो भेड़ों को पाला लगेगा, यानी सर्दी लगेगी। तो इसलिए अपन क्या करते हैं जो ऊन है वो सर्दियों के बाद काटते हैं। तो सर्दियों के तुरंत बाद काटते हैं और एक अपन काटते हैं वर्षा ऋतु से पहले। अगर अपन वर्षा ऋतु के बाद काटते हैं या फिर वर्षा ऋतु में काटते हैं तो आप सभी को पता होगा कि जो भेड़ की ऊन है वो भीग जाएगी, गिल्ली हो जाएगी और उसकी जो गुणवत्ता है वो नष्ट हो जाएगी और साथ में ऊन में थोड़ा पीलापन भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, जो ऊन है वो वर्षा ऋतु से पहले काटते हैं। और याद रख लेना एक और महत्वपूर्ण बात कि ये जो सर्दियों के बाद और वर्षा ऋतु से पहले जब अपन ऊन काटते हैं, और इसके अलावा सामान्यतः ये जो ऋतु मानी जाती है तो ये वसंत ऋतु मानी जाती है, यानी सामान्यतः ऊन कटाई है वो बसंत ऋतु में की जाती है, यानी न तो सर्दियों वाला टाइम न वर्षा ऋतु वाला टाइम। उसके मध्य जो वसंत ऋतु वाला टाइम है उसके समय यानी बसंत ऋतु के टाइम ऊन कटाई है वो सामान्यतः की जाती है। और वैसे साल में 2 बार पूछे तो एक तो सर्दियों के तुरंत बाद और एक वर्षा ऋतु से पहले, लेकिन सामान्यतः ऊन कटाई है वो किस ऋतु में होती है, बसंत ऋतु में होती है। अब देखिएगा अपन पढ़ते हैं कि जब ये ऊन कटती है उसके बाद में ये ऊन छंटाई के लिए या फिर अभिमार्जन के लिए कारखानों में फैक्ट्रियों में जाती है। तो वहाँ पे आप सभी को पता है इस ऊन को अभिमार्जन करने के लिए, छंटाई के लिए बहुत सारे मजदूर हैं, श्रमिक हैं, वो भी लगते हैं। तो जो श्रमिक हैं जो ऊन फैक्ट्रियों में काम करते हैं ये जब ऊन के संपर्क में आते हैं ज़्यादातर तो उनको एक रोग हो जाता है। उस रोग का नाम आप याद रखेंगे कि ऊन फैक्ट्री में कार्य करने वाले श्रमिकों में ऊन के कारण वुल सॉर्टर रोग हो जाता है, यानी वुल सॉर्टर डिजीज उनको हो जाता है। और बात करें ये जो वुल सॉर्टर रोग है ये किससे होता है, तो ये एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है, यानी जीवाणु से होने वाला ये रोग है वुल सॉर्टर रोग, जो कि ऊन फैक्ट्री में कार्य करने वाले जो श्रमिक हैं उनमें होता है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे ये फोटो में आपको भेड़ें नजर आ रही है जिनकी ऊन है वो काटी जा चुकी है और ये आप देख पा रहे हैं। अब देखिएगा अपन बात करते हैं कि भेड़ से ऊन प्राप्त के चरण या फिर जिसको अपन बोलते हैं ऊन संशोधन के चरण, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऊन संशोधन के चरण, ये मैं एक पेपर देख रहा था सीटेट का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि ऊन संशोधन के चरण है उनको क्रम वाइज बताइए, यानी क्रमानुसार बताइए कि पहले अपन कौन सा प्रक्रिया करते हैं, उसके बाद कौन सी प्रक्रिया, उसके बाद में कौन सी प्रक्रिया, इस प्रकार आपको ये चरण है वो बताने। तो देखिएगा सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ऊन कटाई करते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, शियरिंग बोलते हैं। अब देखिएगा जैसे ही अपन ऊन काटते हैं तो ये ऊन है उसका किया जाता है अभिमार्जन। अभिमार्जन में क्या किया जाता है, तो कटी हुई ऊन को टंकियों में डालकर धोया जाता है, यानी जिससे क्या हो कि ऊन में जो चिकनाई है साथ में जो धूल वगैरह है यानी जो डस्ट है जो गर्त है वो निकल जाए। तो याद रखेंगे अभिमार्जन क्या है, दूसरा चरण है, यानी ऊन संशोधन का दूसरा चरण है अभिमार्जन। पहला चरण है ऊन कटाई। अभिमार्जन में क्या किया जाता है, तो जो कटी हुई ऊन है उसको टंकियों में अच्छे तरीके से धोया जाता है। अब तो वर्तमान में तो देखिएगा जो वैज्ञानिक तरीके हैं उसमें मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब अपन बात करें कि छोटे स्तर पर जो लघु उद्योग है उनमें ये पानी की जो टंकियाँ होती है बड़ी बड़ी, उनमें ऊन को धोया जाता है। अब देखिएगा उसके बाद में जो तीसरा चरण आता है उसका नाम है छंटाई। यानी छंटाई क्या होती है, अपन ने ऊन काटी उसके बाद में ऊन को धोया, ऊन को धोने के बाद अपन ऊन में से जो छोटे मोटे रेशे हैं उनको अपन पृथक कर लेते हैं। उनका पृथक्करण क्या कहलाता है, छंटाई। यानी ऊन में जितने भी छोटे मोटे ऊनी रेशे हैं उनको अपन अलग कर लेते हैं, ठीक है, ये कहलाती है छंटाई। अब देखिएगा छंटाई के बाद होती है धुनाई। धुनाई में क्या होता है कि छंटाई के बाद भी कुछ छोटे छोटे बहुत ही छोटे रोएदार रेशे हैं वो रह जाते हैं जिनको अपन बर बोलते हैं। ये जो बर रह जाते हैं, जैसे अपन कई बार स्वेटर पहनते हैं या फिर ऊनी कोई अपन वस्त्र पहनते हैं जैसे कोट पहनते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो रेशे बार आपको दिखाई देते हैं, कई बार निकल जाते हैं, वो ही कहलाते हैं बर। और ये छोटे छोटे रेशे जब छंटाई में बाहर निकल जाते हैं तो उनको फिर से अभिमार्जित किया जाता है, फिर से धोया जाता है और फिर सुखाकर इन सभी छोटे छोटे रेशों को जोड़कर फिर से बड़े रेशे में बदल दिया जाता है। ये कहलाती है धुनाई। यानी छंटाई के बाद आएगी धुनाई।
अब देखिएगा 4 चरण हो चुके हैं। सबसे पहले अपन ने ऊन कटाई की, उसके बाद में अपन ने अभिमार्जन किया, उसके बाद में छंटाई की, उसके बाद में धुनाई की। ठीक है, धुनाई के बाद में देखिएगा आती है रंगाई, यानी अपन धुनाई कर लेंगे और अपन ने रेसे भी प्राप्त कर लिए। अब अपन इन रेसों को विभिन्न रंगों से रंगेंगे, जो कहलाती है रंगाई। और देखिएगा सामान्यतः अपन बात करते हैं कि जो भेड़ है या फिर अन्य जो भी पशु हैं उनसे जो ऊन प्राप्त की जाती है वो या तो अपन पीली ऊन प्राप्त करते हैं, या फिर अपन भूरी ऊन प्राप्त करते हैं, या फिर काली ऊन। ये 3 सामान्यतः प्राकृतिक रंग है ऊन के, ये भी आप याद रखेंगे। कौन कौन से रंग हैं? एक तो है काला रंग, एक है भूरा रंग और एक है पीला रंग। ये 3 ऊन के प्राकृतिक रंग है। लेकिन जब अपन को इन रंगों के अलावा अन्य रंगों से अपन ऊन को रंगते हैं तो उसको अपन रंगाई बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जब अपन ने रंगाई कर ली और रेसे हैं वो भी अपन ने रंग दिए और रेसे प्राप्त कर लिए। अब देखिएगा जो ये रेसे हैं इनको अपन क्या करेंगे, तागे के रूप में लपेटेंगे। और तागे के रूप में किस प्रकार लपेटेंगे, तो देखिएगा कि रेसों को सीधा करके सुलझाया जाता है। यानी जो अपन ने ये रेसे प्राप्त किए ये आपस में उलझे हुए हैं तो अपन उसको सुलझाएंगे और सुलझा के इनको तागे के रूप में लपेट लेंगे। अब देखिएगा तागे के रूप में लपेट लिया और लपेटने के बाद अपन क्या करेंगे, इन तागों का इस्तेमाल बुनाई के रूप में करेंगे। यानी लंबे रेसे हैं इनको काट कर अपन स्वेटर निर्माण करेंगे, या जो छोटे रेसे बच जाते हैं उनको काट कर ऊनी वस्तु बुनने में उपयोग करेंगे। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, जो लंबे रेसे हैं ना उनकी ऊन से स्वेटर बनती है, जबकि जो कई छोटे रेसे रह जाते हैं तागे में, यानी जो छोटा तागा है ऊनी रेसे का, उससे अपन क्या करते हैं, बुनाई का काम करते हैं। तो ये 7 चरण याद रखिएगा क्रम वाइज। यानी सबसे पहले ऊन कटाई है, उसके बाद में अभिमार्जन है, उसके बाद में छंटाई है, उसके बाद में धुनाई है, उसके बाद में 5वां है रंगाई, फिर अपन छठा है यानी तागे में उस ऊनी रेसे को लपेटते हैं, उसके बाद में 7वें नंबर पे उसकी बुनाई करते हैं। तो ये था आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम था ऊन कतरन। और इस क्लास में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझाया गया है और इस क्लास से एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये क्लास आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और साथ में जो भी साथी आपके पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करेंगे। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।